प्लीज रुद्र, इस सेमेस्टर मत जाओ ना, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज रुद्र मत जाओ, प्लीज मत जाओ। ओ हेलो, किससे रोक रही हो और यहाँ अकेले बैठे बैठे किससे बात कर रही हो? पगला गई हो क्या? अनन्या ने तन्वी को हिलाते हुए कहा। जब अनन्या ने तन्वी को हिलाया तो तन्वी अपनी यादों से बाहर आ जाती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। कुछ तो किसी की यादों में खो गई थी या? नहीं 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 तो, तन्वी ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में नमी कैसी है? अनन्या ने अपने हाथों से तन्वी के गालों से आंसू की बूंद को हटाते हुए कहा। ये तो बस यूं ही आंख में कचरा चला गया था, उसी वजह से आंखों में पानी आ गया होगा। पानी की बूंद और आंसू में फर्क पता है मुझे। बताओ ना तन्वी, क्या सोच रही थी? यही कि कभी कभी हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसका एहसास तो हो जाता है, पर हम उसको रोक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों को टूटना रहना होता है वो टूट ही जाते हैं। जिस तरह फूल को बिखर कर टूटना ही होता है, शायद वैसे ही प्यार करने वालों की किस्मत में मिलकर बिछड़ना ही लिखा होता है। चाहे आप कितनी ही कोशिश करो उन रिश्तों को जोड़ने की, वो कांच की तरह टूट ही जाते हैं। छोड़ो ये सब, अब इन बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ, तुम क्यों आई थी? भूल गई मैडम? हमें निकलना है, यहीं बैठी रहोगी क्या? यदि सामान पैक हो गया तो नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन थोड़ी देर यहाँ पर आ जाएगी। हाँ हाँ चल रही हूँ, ट्रेन 2 बजे की है ना, तन्वी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। हाँ, अनन्या ने तन्वी के साथ नीचे जाते हुए कहा। जब तन्वी नीचे पहुंचती है तो देखती है सभी लोग नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, तन्वी ने अपने हाथ जोड़ते हुए रुद्र की माँ से कहा। हाँ बेटा ठीक है, पर कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, रुद्र की माँ ने कहा। वो आंटी जी, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। तन्वी, अपनी शादी में हमें जरूर बुलाना, हमें भूल मत जाना, आयशा ने कहा। आपको कैसे भूल सकती हूँ आंटी जी, अपनी शादी में आप सबको जरूर बुलाऊंगी और आप सबको आना ही पड़ेगा, तन्वी ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। अब चलें, देर हो रही है हमें, रुद्र ने अनन्या से कहा। हाँ हाँ चलो ना, अनन्या ने जवाब दिया। रुद्र, अनन्या, पीयूष, समीर, अर्जुन और तन्वी जिप्सी में बैठ जाते हैं और इत्तेफाक से फिर तन्वी जिप्सी में रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र जैसी जिप्सी चालू करता है, आयशा कहती है, अरे पीयूष बेटा तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं आंटी जी, मैं और अर्जुन तो बस इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है रुद्र, बेटा जल्दी आना, ज्यादा देर मत करना, और हाँ मेघ मंदिर के दर्शन करते हुए जाना। तुम्हें पता है ना, हम जब भी गोंदिया स्टेशन जाते हैं तो मेघ मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर जरूर जाते हैं। हाँ चाची पता है, तभी तो 11 बजे घर से निकल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें ट्रेन में बिठाकर जल्दी आ जाऊंगा मैं। इतना कहकर रुद्र वहां से निकल जाता है। माखनलाल कीनी गांव के बस स्टॉप पर था। वहां पर आसपास कुछ बसें लगी हुई थी। एक चाय की दुकान पर एक बस कंडक्टर बैठकर चाय पी रहा था। कंडक्टर ने खाकी कॉलर की शर्ट पैंट पहन रखी थी। माखनलाल उस चाय की दुकान पर जाता है और चाय वाले से कहता है, 4 चाय कर देना जरा। जी साहब अभी कर देता हूँ, चाय वाले ने कहा। माखनलाल दुकान के सामने रखी एक बेंच पर जहां पर बस कंडक्टर बैठा हुआ था उसकी बगल में जाकर बैठ जाता है। चाय कैसी है यहाँ की? माखनलाल ने बस कंडक्टर से पूछा। एकदम बढ़िया है साहब। अच्छा कब से बस चला रहे हो? साहब 10 साल से चला रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाती है तुम्हारी बस? साहब कीनी से गोंदिया तक जाती है। बलमा टोला होते हुए जाती है क्या? हाँ साहब जाती है ना। इस लड़की को देखा है क्या कभी? माखनलाल ने गौरी की फोटो बस कंडक्टर को दिखाते हुए कहा। नहीं साहब कहीं नहीं देखा, बस कंडक्टर ने कहा। अच्छे से देखो, सुना है खिलौने बेचने जाया करती थी गोंदिया, बस से ही सफर करती थी, कभी तो देखा होगा। नहीं साहब कभी नहीं देखा, हम तो डेली बस चलाते हैं, पर यहाँ तो हमें कभी नहीं दिखाई दी। तुम क्या हर पैसेंजर का चेहरा याद रखते हो? नहीं साहब। फिर इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इस लड़की को कभी नहीं देखा? बस कंडक्टर हंसते हुए कहता है। वो क्या है ना साहब, अब इतनी सुंदर लड़की हमारे बस में चढ़े और हम उसको देखे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी भी खूबसूरत लड़की हमारे बस में बैठती है सबके चेहरे याद कर लेते हैं हम, और ये लड़की तो किसी स्वर की अप्सरा की तरह दिखती है। वो क्या है ना साहब, हम ना खूबसूरत लड़कियों का खास ध्यान रखते हैं। कैसा खास ध्यान रखते हो जरा बताना। वो बस साहब हम थोड़ा पैसे कभी कम कर देते हैं, तो कभी कभी क्या, हम टिकट ही नहीं लेते। अच्छा, और इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं साहब, बस किसी की मदद करके मन को सुकून मिलता है। और ऐसे से वो पैसेंजर किसी और बस में नहीं बैठती, हमारी बस में बैठती है, और हमारे इसी बहाने उससे दोस्ती हो जाती है। वाह सही है, चलो पुलिस स्टेशन, हमें भी बहुत वक्त हो गया हवालात में किसी को डंडे मारे हुए, अब तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है ये सरकारी बस तुम चला रहे हो, इससे सरकार को इतना नुकसान हो रहा है। साहब काय आप हमें परेशान करते हैं, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपने पूछा तो हमने सब कुछ सच सच बता दिया। वो बचपन से कभी कोई लड़की हमारी दोस्त नहीं बनी ना। जब छोटे थे तो दोस्तों ने कहा स्कूल में बनेगी फ्रेंड, जब स्कूल गए तो पता चला कि कॉलेज में बनेगी, और जब कॉलेज पहुंचे तो पता चला स्कूल से ही सब सेटिंग करके आनी पड़ती है। कॉलेज में कोई लड़की नहीं मिलती है। टिकट के घोटाला करने से कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई और उन्होंने अपने नंबर दिए। जब उन्हें कहीं जाना रहता है तो पहले पूछ लेती हैं बस कहाँ है, फिर बस स्टॉप पर आती हैं। वाह भाई वाह, ये एक नया रास्ता ढूंढ लिया तुमने लड़कियों को पटाने का। सही है, टेक्नोलॉजी के साथ लड़की पटाने के तरीके भी बदल रहे हो, पर हाँ आगे से ऐसा मत करना वरना सीधे हवालात में बंद कर दूंगा, समझे? जी साहब, आज के बाद तो अपनी अम्मा से भी बस में बैठने का किराया लूंगा।
कंडक्टर चाय के पैसे देकर वहां से चला जाता है। माखनलाल जी ने आसपास के सारे बस स्टॉप पर पूछ लिया पर किसी ने भी गौरी को कभी नहीं देखा। एक पुलिस वाले ने कहा, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, पर समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। यदि गौरी अपने खिलौने बेचने के लिए गोंदिया जाती थी तो किसी न किसी बस वाले ने तो उसे देखा ही होगा कभी। हाँ माखनलाल जी, मैंने तुम्हें बाकी पुलिस स्टेशनों में पूछने बोला था, कुछ अपडेट मिला? नहीं माखनलाल जी, कुछ अपडेट नहीं मिला। शिट, इतना कहकर माखनलाल अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और अजय को फोन करता है। हेलो साहब। हाँ माखनलाल बोलो। साहब आसपास के सब बस स्टॉप देख लिए पर किसी ने कभी भी गौरी को नहीं देखा और न ही किसी पुलिस स्टेशन से कोई अपडेट मिली है। अच्छा, पर ऐसे कैसे चलेगा माखनलाल? क्या तुमने गोंदिया स्टेशन पर लगी दुकानों पर पूछताछ की? सबसे ज्यादा भीड़ स्टेशन पर होती है। गौरी वहां जरूर अपने खिलौने बेचने जाया करती थी। नहीं साहब, मैं भी गोंदिया स्टेशन नहीं गया। अच्छा ठीक है, अभी मैं गोंदिया स्टेशन के पास ही हूँ, मैं चला जाता हूँ वहां पर पूछताछ करने के लिए। तुम एक बार आसपास और पूछ लो, ठीक है? ठीक है साहब। रुद्र और उसके दोस्त लोग मेघनाथ मंदिर की पहाड़ी वाले रास्ते पर थे। रुद्र, राम काका ने मुझे इस मंदिर की कहानी सुनाई थी, क्या सच में मेघनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है? अर्जुन ने कहा। हाँ भाई, वहाँ सच में स्वयंभू शिवलिंग है, कहते हैं रातों रात ये अपने आप प्रकट हुए थे। सच में? पीयूष ने कहा। हाँ भाई सच। रुद्र जिप्सी चलाते चलाते अचानक जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ रुद्र, तूने जिप्सी क्यों रोक दी? पीछे बैठ, समीर ने कहा। भाई एक बार पहले आगे तो देख ले। समीर जिप्सी से उतरता है और आगे देखने लगता है। आगे का रास्ता कच्चा था और उस पर जिप्सी नहीं चल सकती थी। यार ये क्या, आगे की रोड तो बहुत पतली और कच्ची है, इस पर जिप्सी कैसे चलेगी? समीर ने कहा। भाई जिप्सी नहीं चल सकती तभी तो यहाँ पर रोक दी, अब यहाँ से मैं पैदल ही जाना पड़ेगा। यार पैदल चलने से हमें टाइम लगेगा मंदिर जाने में और स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा करते हैं, हम अगली बार चले जाएंगे मेघनाथ मंदिर, अनन्या ने कहा। नहीं अनन्या, दर्शन तो करने पड़ेंगे, ये रिवाज है गांव का। गोंदिया स्टेशन जाने से पहले, और वैसे भी हम स्टेशन वक्त पर पहुंच जाएंगे, तभी तो हम घर से जल्दी निकलें। अभी 11:30 हो रहे हैं और 1 घंटे में हमारा मंदिर घूमकर हो जाएगा। 1 घंटे में हम गोंदिया स्टेशन पहुंच जाएंगे। हमारे पास फिर भी पूरा आधा घंटा एक्स्ट्रा बचता है। तुम्हारी 2 बजे की ट्रेन है, तुम मंदिर के ऊपर से फोटो भी खींच लेना। मंदिर से बहुत अच्छी अच्छी फोटो आती हैं, आसपास का पूरा इलाका दिखता है। ठीक है, यदि ऊपर से फोटो अच्छी आती है तो फिर चलो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं अपने कॉलेज की सेल्फी क्वीन थी। हाँ पता है, मेरे मोबाइल में मुझसे ज्यादा तुम्हारी फोटो होती थी, पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा। सब लोग जिप्सी से उतर जाते हैं और पैदल पैदल मंदिर के रास्ते जाने लगते हैं। यार उधर एक बात बता, ये इतना पुराना मंदिर है, इतना धार्मिक भी है, तो अभी तक इसकी सड़क क्यों नहीं बनवाई गई? समीर ने चलते चलते कहा। वो आस्था के लिए भाई, तकलीफ होगी तभी तो दर्शन करने के बाद मन को शांति मिलेगी। तूने बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन तो देखी होगी, वो कितनी आस्था के साथ खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर कुछ वीआईपी भी होते हैं जो बिना लाइन में लगे दर्शन कर लेते हैं, पर जल्दी दर्शन करने पर उनके मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए मंदिर वालों ने खुद इस सड़क को नहीं बनवाया। वरना तुझे दिख नहीं रहा, हमारे गाँव का ये मंदिर दूर से ही नजर आता है। क्या हम सड़क नहीं बना सकते थे? हाँ ये तो है। तुम लोगों को पता है मंदिर का मतलब क्या होता है और इसे क्यों बनाया गया था? अर्जुन ने कहा। पता नहीं, सबने एक साथ कहा। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर को हम द्वार भी कहते हैं, मंदिर को हम आलय भी कह सकते हैं, जैसे शिवालय या जिनालय। प्राचीन काल में लोग एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे जहां पर वो अपना मन लगा सकें और मन की एकाग्र शक्ति को बढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर को एक विशेष वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जाता है। कैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार? समीर ने कहा। ऐसे वास्तुशास्त्र के अनुसार जिससे मंदिर में शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की वो छत जिसके नीचे मूर्ति की स्थापना की जाती है, ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। गुंबद के शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापना होती है। गुंबद तथा मूर्ति का मध्य केंद्र एक रखा जाता है। गुंबद के कारण मंदिर में पढ़े जाने वाले मंत्रों के उच्चारण ध्वनियां मंदिर में गूंजती हैं तथा वहां पर उपस्थित व्यक्ति के मन को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का मध्य केंद्र एक ही होने से मूर्ति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उसके आगे सिर टिकाते हैं तो हमारे अंदर मूर्ति की ऊर्जा आ जाती है और हमें हमारे अंदर उत्साह और शक्ति का आभास होता है। हाँ अर्जुन ठीक कह रहा है, यह आभास तो मुझे भी हुआ है, पीयूष ने कहा। एग्जाम के वक्त ना? अनन्या ने कहा। हाँ पर तुम्हें कैसे पता? मोटे, क्योंकि जब एग्जाम आते थे ना तो तू मंदिर जाता था, वरना तू और मंदिर जाए। अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? इसलिए क्योंकि बजाने में मजा आता है, पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं यार पागल, मैं बताता हूँ। मंदिर की घंटी बजाकर हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। घंटे का स्वर देव मूर्ति को जगाता है ताकि भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। अच्छा, तन्वी ने कहा। चलो अब ये बताओ कि मंदिर के अंदर नंगे पैरी क्यों जाया जाता है? ताकि मंदिर गंदा ना हो, समीर ने कहा। नहीं यार मैं बताता हूँ, नंगे पैर मंदिर जाने से एक्यूप्रेशर होता है। यार ये एक्यूप्रेशर क्या होता है? पीयूष ने बड़ा मुंह करते हुए कहा। नंगे पैर मंदिर में जाने से और परिक्रमा करने से हमारे पैर पर तलवों के कई बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सभी लोग बातें करते करते मेघनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मेघनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर था।
मेघनाथ मंदिर की ऊंचाई पर होने के कारण वहां से आसपास का पूरा इलाका नजर आ रहा था। छोटे छोटे गांव के घर, गांव के खेत और आसपास का जंगल। मेघनाथ मंदिर को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था और उसकी दीवारों पर हाथों से नक्काशी की गई थी। उस नक्काशी में सूरज, चांद, शेषनाग, नंदी और अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई थी। ग्रेनाइट पत्थर पर नक्काशी करना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर बहुत कठोर होता है। समीर देखता है कि आसमान में कड़ी धूप निकली हुई थी और मंदिर की परछाई जमीन पर गिर रही थी, लेकिन मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं गिर रही थी, जो एक हैरान करने वाली बात थी। समीर रुद्र से पूछता है, यार ये पूरे मंदिर की परछाई जमीन पर गिर रही है, लेकिन इसके गुंबद की परछाई जमीन पर क्यों नहीं गिर रही है? यही तो खासियत है इस मंदिर की। अभी और अंदर चल, तब अजूबे देखने को मिलेंगे।